हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण। दोस्तों, इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या और क्यों पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले आप उसे पढ़ लेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण। संविधान निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक संविधान। हम लोग जब संविधान की बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान कब आया, किसने लिखा, इन सब के बारे में हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लोकतंत्र क्या है, उसको अलग अलग देश के व्यवस्थाओं को जान करके हम लोगों ने समझा था कि लोकतंत्र है क्या। उसी टाइप से संविधान को जानने से पहले संविधान निर्माण, उसके प्रोसेस किसने किया, क्यों किया, कैसी कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें एक संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी, इन सब के बारे में हम लोग पहले अलग अलग देश के बारे में, कुछ देश के बारे में जानकारी लेंगे कि वहाँ पे कैसा सिचुएशन था कि एक लिखित संविधान बनना बहुत ही ज़रूरी हो गया सबके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोकतांत्रिक संविधान दक्षिण अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका में ऐसे कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसके बाद संविधान निर्माण बहुत ही ज़रूरी हो गया। एक अहम मुद्दा बन गया कि हमारे पास भी एक संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझ में ये आना चाहिए कि संविधान, जैसा कि आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर लोग जो है वो काले काले लोग होते थे, और शुरुआत से ही इन कालों के ऊपर ब्रिटिशर्स या गोरे लोगों का शासन रहा है, और उनके रंग के आधार पे उनके बीच कई बार डिस्क्रिमिनेशन, विभेद या भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। कहीं ना कहीं ये रंग और उनके बीच के ये जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में विद्रोह का कारण बना। तो चलिए हम लोग एक एक करके उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले रंग भेद। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित एक व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि रंग भेद जो है ये एक नस्ली भेदभाव है जो कि दक्षिण अफ्रीका में चला गया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के ज़्यादातर लोग काले काले लोग वहाँ रहते हैं, जो ब्रिटिशर्स या गोरे लोग जो है वो इनके ऊपर शोषण किया करते थे, इस नस्ली भेदभाव के ऊपर या रंग भेद के ऊपर। रंग भेद की राजनीति लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांटी गई थी। रंग भेद की जो राजनीति है वो लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया गया था। चमड़ी के बोले तो उनके रंग के आधार पे, उनके स्किन के कलर के आधार पे उनको बांट दिया गया कि तुम काले लोग हो और हम गोरे लोग हैं। तो इस वजह से उनके साथ हमेशा जाति होता था, उनको हमेशा रेलवे स्टेशन, बस या स्कूल्स, इन सभी जगहों पर उन्हें अक्सर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। आगे है रंग भेद की राजनीति। रंग भेद की राजनीति लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया गया था। रंग भेद की नीति के अनुसार लोगों को उनके स्किन के आधार पर बांट दिया गया था। कैसे, किन किन वर्गों में उन्हें बांटा गया था। तो सबसे पहला देखेंगे तो हम श्वेत। श्वेत का मतलब होता है, इस चैप्टर में आप याद रखिएगा, जितने भी गोरे लोग हैं हम उनको श्वेत कह करके पुकारेंगे। श्वेत मतलब गोरे लोग, मतलब ज़्यादातर हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा अश्वेत। अश्वेत मतलब स्थानीय काले लोग, जो साउथ अफ्रीका के स्थानीय लोग हैं काले लोग, उनको हम अश्वेत कहेंगे। और रंगीन चमड़ी वाले, तीसरी कैटेगरी बनती है रंगीन चमड़ी वाले, जैसे भारत से गए लोग और मिश्रित रंग वाले, जो ना तो ज़्यादा काला थे ना तो ज़्यादा गोरे थे, उनको हम रंगीन चमड़ी वाले कहेंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब देखिए आगे, जैसे अश्वेतों के साथ समस्याएं। अश्वेत बोले तो वहाँ के काले लोग, जो स्थानीय लोग थे, उनके साथ कैसे कैसे समस्याएं उत्पन्न होती थी। अश्वेत को गोरों के बस्तियों में रहने या बसने की इजाज़त नहीं थी। यदि हम वहाँ पर देखें, वहाँ की शासन व्यवस्था को देखें, तो अश्वेतों को
गोरों की बस्तियों में रहने का इजाज़त ही नहीं था। जितने भी काले काले लोग हैं वो गोरे लोगों की बस्तियों में रह ही नहीं सकते थे, ना तो वहाँ ज़मीन लेकर अपना घर बना सकते थे। ये सारी इजाज़त उनको नहीं थी। उन्हें परमिट लेकर के ही गोरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ता था। अब आप इस लाइन से ये समझ सकते हैं कि कितना हद तक वहाँ पे उन लोगों के साथ शोषण होता था, कितना भेदभाव होता था। उन्हें परमिशन लेना पड़ता था और तब जाकर के गोरों के यहाँ जाकर के काम करना पड़ता था। मतलब वहाँ के जो मेड होते थे, जो नौकर के काम करते, साफ सफाई का काम करते थे या कहीं भी जाकर के काम करते थे, तो उन्हें गोरों से परमिशन लेना पड़ता था कि क्या हम इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस हद तक उन्हें परेशान किया जाता था, उनके बीच भेदभाव किया जाता था। अश्वेतों को मताधिकार बिल्कुल भी था ही नहीं। अश्वेतों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। ट्रेन ट्रेन, बस, स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक टॉयलेट इत्यादि पर भी गोरों के लिए अलग से इंतजाम किया गया था। मतलब इन सभी सार्वजनिक जगहों पर भी गोरों के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए, गोरे चमड़ी वालों के लिए अलग से इंतजाम था। आप ये समझिए कि सार्वजनिक टॉयलेट तक वे दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। सोचिए भेदभाव कितनी हद तक बढ़ी हुई थी। उन्हें गिरजाघर तक जाने पर भी रोक था। वे लोग वहाँ पे चर्च में भी नहीं जा सकते थे, गिरजाघर में भी नहीं जा सकते थे। गिरजाघर में जाने पर उनका पूरी तरह से बैन लगा हुआ था। अश्वेतों को संगठन बनाने व इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें इसके खिलाफ विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। ना तो वो संगठन बना सकते थे, ना ही इस नीति के खिलाफ, इस तरह का भेदभाव के खिलाफ वो विरोध भी कर सकते थे। ऐसा भी उनके पास अधिकार नहीं था। अब देखते हैं अश्वेतों का विरोध। अश्वेत किस तरीके से विरोध करते थे। भले उनके पास ये अधिकार नहीं था, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही उनके साथ जाती होने लगे, तो ये विद्रोह विरोध के रूप में लोगों के सामने आ ही जाता है। तो अश्वेत किस तरीके से विरोध करते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। 1950 से ही, 1950 से ही अश्वेत लोग या रंगीन चमड़ी वाले, मतलब भारत से गए लोग जिनके स्किन ना तो ज़्यादा काला है ना तो ज़्यादा गोरा है, ऐसे लोग भी इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका से ही अपना जन आंदोलन शुरू किए थे, सबसे पहले ही रंग भेद की नीति के खिलाफ। तो 1950 से ही अश्वेत लोग और रंगीन चमड़ी वाले इस रंग भेद के खिलाफ संघर्ष जारी कर दिया। वे विरोध प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित किया। विरोध भी प्रदर्शन करते थे, हड़ताल भी करते थे। किसके लिए? तो इसके खिलाफ खड़े होने के लिए। विरोधी संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये याद रखिएगा आप। विरोधी संगठन जो वहाँ पर थी, जो विरोध कर रही थी, उसका एक संगठन था जिसका नाम था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, के झंडे के साथ एकजुट हो गए। इसमें मजदूर संगठन व कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यहाँ पे वहाँ पे जो मजदूर संगठन थी वहाँ की, जो भी वहाँ के लेबर पार्टी या उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, वे सारे, और कम्युनिस्ट पार्टी सारे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ मिलजुल कर और एक साथ विरोध पे उतर आई। कुछ समझदार कुछ समझदार गोरे लोग भी एएनसी का मतलब अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कुछ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ गोरे लोग जो कुछ समझदार लोग थे, उन लोगों ने भी इनके विरोध में अपनी भागीदारी निभाया और एएनसी के साथ मिल करके और उनके साथ भी विरोध में शामिल हुए। अनेक देशों ने इस रंग भेद नीति की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया। अब इंटरनेशनल लेवल पे कहीं बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऐसे देश थे जिन्होंने उन गोरों को उनको दोषी ठहराया। उनको कहा कि ये रंग भेद की नीति बहुत ही खराब है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी निंदा हुई, बहुत ज़्यादा निंदा हुई। लेकिन फिर भी गोरे लोगों ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वालों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन को जारी रखा। बहुत विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह के बावजूद चूंकि इनकी सत्ता इनके हाथ में थी, इसीलिए वे अश्वेताओं या जो भी विरोधी थे उन सब की हत्या करके तथा उनके ऊपर शोषण करते हुए अपने शासन को अभी भी जारी रखा और सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखा। मतलब सत्ता को बनाए रखने के लिए ये
उन सब की हत्या भी कर देते थे। आगे देखें तो 1964 में, 1964 मतलब 1964, 1964 में नेल्सन मंडेला, ये आप याद रखेंगे कि लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका के सबसे पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ही थे। नेल्सन मंडेला और 7 दूसरे नेताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब इन लोगों ने विरोध किया तो कुछ कुछ जो वहाँ के महत्वपूर्ण लीडर थे जैसे नेल्सन मंडेला और उसके साथ 7 दूसरे नेता, इन सबको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इनको पूरी जिंदगी इन्हें जेल में बिताना था। अगले 28 वर्षों तक, कितने वर्ष, 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल, सबसे डरावना, सबसे खतरनाक जेल जो कि रॉबिन द्वीप पर था, रॉबिन द्वीप अफ्रीका में है, रॉबिन द्वीप पर रखा गया, चूंकि ये अश्वेताओं व रंगीन चमड़ी वालों के साथ श्वेतों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। क्योंकि ये सारे 7 नेता और साथ में नेल्सन मंडेला, ये सारे मिल करके और उनके विद्रोह में शामिल थे। वे उनके साथ विद्रोह कर रहे थे, उनके साथ विरोध कर रहे थे, इसीलिए इन सबको जो महत्वपूर्ण लीडर थे इन्हें उठा उठा करके और सबसे खतरनाक जेल रॉबिन द्वीप पर जा करके इन्हें रख दिया गया। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि साउथ अफ्रीका के इन सभी सिचुएशन को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा था, कितना उनके साथ भेदभाव हो रहा था। यहाँ तक कि साथ में सार्वजनिक स्थान भी एक साथ उपयोग में नहीं लाया जा सकता था और इनके विरोधियों को उठा उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा था। तो किस हद तक इनके साथ भेदभाव हो रहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए संविधान की ओर। अब जब इतना प्रॉब्लम है, इतना भेदभाव है, लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक संविधान बनाएं। संविधान जिसमें कानून हो, नियम हो, जनता के बहुत सारे अधिकार हो, इन सभी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हम संविधान बनाएं। और संविधान में क्या था, चलिए पढ़ते हैं। रंग भेद के खिलाफ बढ़ता संघर्ष व विरोध के बाद सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिया। अब देखा जब बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। वे सभी चीज़ों में बदलाव कर दिया कि अब हमें बदलना पड़ेगा, नहीं तो विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया। जितने भी भेदभाव वाले थे, जो रंग भेद नीति थी, इन सबको वापस ले लिया। राजनीतिक दल और मीडिया पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इनके खिलाफ में थी, या जो मीडिया थी, मीडिया जो स्वतंत्र होती है, जो जनता को सरकार की कुनीतियों या नीतियों को बताती है, इन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब इन सबको हटा दिया गया था। 28 वर्ष के बाद, टोटल 28 वर्ष की ज़िंदगी जीने के बाद, वैसे तो उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिले थे नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 पॉलिटिकल जो लीडर थे, उनको 28 वर्षों के बाद, आजीवन कारावास की सज़ा के बाद, चूँकि विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए 28 वर्षों के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। उसके साथ जितने साथी थे उन सबको भी आज़ाद कर दिया गया। और अंततः 26 अप्रैल 1984 के मध्य रात्रि को गणराज्य का झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। और साउथ अफ्रीका उस दिन 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को, आधी रात को, ये साउथ अफ्रीका दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बना और वहाँ पे गणराज्य की स्थापना हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जब कभी जनता के खिलाफ कुछ होता है तो जनता का विद्रोह कुछ भी कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से जनता पर ही केंद्रित है। आगे देखते हैं। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल मिलकर एक मिलीजुली सरकार बनाई। और जब ये 26 अप्रैल 1994 को जब लोकतांत्रिक देश ये बना तो सारी रंग भेद वाली जितनी भी नीतियां थी उन सबको समाप्त कर दिया गया और सभी नस्ल मिल करके, सभी भेदभाव को दूर रख करके और सब लोगों ने मिल करके एक मिली जुली सरकार बनाई जिसमें सारे मिल करके शासन करेंगे, जिसमें किसी के साथ किसी भी तरह का कोई नाइंसाफ़ी, कोई भेदभाव नहीं होना था। नए लोकतांत्रिक देश में, दक्षिण अफ्रीका में
अश्वेत नेताओं ने गोरों के जुल्म को भी माफ करने का आग्रह किया। सोचिए, जो इन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, अब जब नया लोकतांत्रिक सरकार बन गई तो इन लोगों ने कहा कि हम गोरों के जितने भी जुल्म हैं हम उनको माफ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आज के बाद हमारे समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सब लोग मिलजुल कर हम लोग रहेंगे। ऐसी नीतियां बनाई गई। लोकतांत्रिक देश की ये खास विशेषता होती है, खास पहचान होती है। अब हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट। लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। आप इनकी आत्मकथा को देख सकते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनका ज़िंदगी भी, इनका बचपन भी बहुत गरीबी में बीता था। इनकी स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं। इनकी आत्मकथा, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, इसको आप लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस किताब के जरिए आप जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं। 2 वर्ष के बाद, लगभग 2 साल के बाद, दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बना जो नागरिकों को व्यापक अधिकार देता था। अब सिर्फ 2 सालों बाद ही ये लोकतांत्रिक देश तो बन गया, और लोकतांत्रिक देश बनते ही 2 साल के बाद मतलब 1996 में दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बना। मतलब समझिए, हमारा देश 1950 में आज़ाद हो गया और दक्षिण अफ्रीका अभी अभी 1996 में इसके पास संविधान आया है। 2015 में वहाँ की महिलाओं को, आप जान रहे हैं कि सारे अधिकार बहुत दिनों बाद वहाँ पे मिला। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह संविधान बिना किसी भेदभाव का, बिना पूर्व क्रियाकलाप पर ध्यान दिए सबको समान अधिकार देती है। अब जो संविधान बनाया गया दक्षिण अफ्रीका में, ये सारे जो भी संविधान में कानून बनाए गए थे उसको बिना किसी भेदभाव का और बिना पहले के क्रियाकलापों पर, गोरों के जुल्म हो या इनके साथ गोरों द्वारा किया गया जुल्म या इन पे जितने भी तरह का भेदभाव क्रियाएं थी, इन सबको बिना ध्यान दिए और सबको समान अधिकार देते हुए एक नए संविधान का निर्माण किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान तो बना दिया गया। अब आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि आखिर ये संविधान है क्या। वहाँ पे इतना प्रॉब्लम हुआ और प्रॉब्लम होने के बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना हो गया, एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई और वहाँ पे संविधान का भी निर्माण हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये संविधान क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान कानूनों का एक ऐसा ऐसा समूह है, पूरे कानून का, जितने भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जितने अधिकार हैं, इन सब का एक ऐसा समूह है जिसे उस देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार कर उसका पालन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान जो होता है वो क्या होता है, कानून का समूह होता है। कानूनों का एक समूह होता है जिसे उस देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रंग का हो या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, सबको उसका पालन करना पड़ता है। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान में जितने भी कानून है उसे सर्वोच्च माना जाता है, जो नागरिकों की आपसी संबंध व सरकार के साथ संबंध को दर्शाता है। क्योंकि यदि संविधान नहीं होता, उसके कानून नहीं होते, तो आज हमारे बीच और भी ज़्यादा भेदभाव पले हुए होते। हम सरकार की नीतियों को नहीं मानते, सरकार हमारी बातें नहीं मानती, तो ऐसे तो कहीं भी व्यवस्थाएं ढंग से नहीं चल पाएगी। इसीलिए संविधान ये मौका देती है कि वो आपसी संबंध बना करके रखे, नागरिकों की आपसी संबंध व सरकार के साथ नागरिकों के संबंध को अच्छे से बना करके रख सके। इसमें भी अहम भूमिका निभाती है हमारा संविधान। नए लोकतांत्रिक, अच्छा आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, नया टॉपिक है संविधान का कार्य। अब संविधान समझ गए कि क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान का कार्य क्या है या संविधान क्यों जरूरी है। आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इन सबको लिख सकते हैं कि संविधान के कार्य क्या क्या है और संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की क्या जरूरत है? क्या ये बहुत ज़्यादा जरूरी है? क्या इसके बगैर हम लोग अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकते? तो चलिए देखते हैं इसके कार्य क्या हैं और ये जरूरी क्यों है।
यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा व सहयोग करता है। यदि संविधान है, संविधान में कानून है और कानून सबके लिए है, तो यह कहीं ना कहीं लोगों के बीच भरोसा और उनका सहयोग भी करता है। मतलब हमारे देश में विभिन्न तरह के संप्रदाय, विभिन्न तरीके के धर्म के लोग रहते हैं। यदि संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, सबके लिए बराबर अधिकार नहीं होते, तो शायद लोगों को एक दूसरे के ऊपर, अलग अलग धर्मों के ऊपर विश्वास नहीं होता और हम एक दूसरे के सहयोग नहीं कर पाते। हम सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा होते, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में या भेदभाव में बहुत ज़्यादा आगे रहते। लेकिन इन सब को पीछे हटाते हुए संविधान हमें एकजुट रहने और एक जैसा बना करके हमें रखता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। यह भी स्पष्ट करता है, ये भी क्लियर कर देता है कि सरकार का गठन कैसे कैसे होगा, कौन चुनाव कैसे होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कौन हेड बन सकता है, किसके पास कितने अधिकार हैं और कौन फैसला लेगा। सबसे अहम मुद्दा कि कौन फैसला लेगा, पूरे इतने बड़े राज्य का या इतने बड़े देश का कौन फैसला लेगा। ये सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है हमारा संविधान। तो ये सारी लिखित चीज़ें संविधान में होती है, इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश का संविधान बहुत जरूरी है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, वह नागरिकों को अधिकार के बारे में भी बताता है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा, ऐसा नहीं कि सत्ता उसके हाथ में है तो सरकार कुछ भी कर सकती है। वो संविधान में बने कानून के दायरे में ही रह करके कोई काम कर सकता है। तो वो सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है, साथ ही साथ वो नागरिकों के अधिकार के बारे में भी बात करता है। एक देश में रह रहे नागरिकों को कितने सारे अधिकार हैं। हम लोगों ने बहुत सारे अधिकार हम लोग पढ़े हैं, मौलिक अधिकार क्या होता है, इन सब के बारे में। ये सारे अधिकार हमें कौन देता है? संविधान देता है। यदि संविधान नहीं होता तो शायद हमारे पास इतने सारे अधिकार नहीं होते। अधिकार नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि हम आज जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जिस आज़ादी के साथ जी रहे हैं, जिस तरीके के स्वतंत्र रूप से हम लोग जी रहे हैं, शायद इस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी को आज नहीं जी पा रहे होते। यह सबसे अच्छा समाज का गठन करवाता है। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि लोकतंत्र सिर्फ एक देश की सरकार के लिए ही जरूरी नहीं है, अपितु ये एक परिवार के लिए भी या किसी संगठन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो लोकतंत्र एक अच्छे समाज की भी गठन करवाता है, ये एक अच्छा परिवार भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि यदि हमारे पास संविधान है तो हमें इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये इसलिए इतना ज़रूरी है। नोट पॉइंट है, जिन देशों में संविधान है वे लोकतांत्रिक हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है उनमें संविधान जरूरी है। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे कि जिन देश में संविधान है, जहाँ संविधान है वो देश लोकतांत्रिक है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी देश है जहाँ लोकतंत्र संविधान होते हैं, लिखित कानून होते हैं, लिखित प्रक्रियाएं होती है, लिखित न्यायपालिका होती है, लिखित सारे कानून बने हुए होते हैं, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है उसमें संविधान बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण क्या है ये हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इसको कि भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान को बनाया किसने, किन किन की अहम भूमिका रही भारतीय संविधान को बनाने में, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए, धन्यवाद।